मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका पुनः इस लक्ष्य क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और इस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो शेष भाग है, भाग 3 के रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। हालांकि इसके बारे में आपको बहुत ही संक्षेप रूप में पढ़ना है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताऊंगा कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल कौन बल होता है मेरे बच्चों? तो आप बोलेंगे चुंबकीय बल। चूंकि लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस घटना को बताया था, इसीलिए इस चुंबकीय बल को हम लोग लॉरेंज का चुंबकीय बल कहते हैं। तो गतिशील आवेश तो बेटा खुद गति नहीं करता है, यह हमेशा किसके ऊपर रहता है? तो मौलिक कणों के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, पॉजिट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रिनो के ऊपर। लेकिन आपको मूलतः परमाणु के अवयवी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मतलब है, जिसमें न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो जब भी ये कण गति करेंगे तो इनके साथ साथ आवेश की निश्चित मात्रा भी गति करती है। तो गतिशील आवेश का मतलब है कि कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको चित्र में बताया, यह जो है यह एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र में, मान लिया यह दिशा जो है आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, और यह इलेक्ट्रॉन जो है इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिशील है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? q। तो इस पर कौन बल लगेगा? तो आप हमेशा याद रखेंगे मेरे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। आप कदापि विद्युतीय बल नहीं कहेंगे। और ऑप्शन में जब भी मारना है, 4 ऑप्शन देंगे: विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, न्यूटन का बल, इनमें से कोई नहीं, तो आप हमेशा चुंबकीय बल बोलेंगे। और इस चुंबकीय बल को लॉरेंज का चुंबकीय बल भी कहते हैं। इसका संक्षेप में सूत्र होता है मेरे बच्चों, F बराबर Q VB sin थीटा। यहाँ Q क्या है? आवेशित कण का आवेश, और V उसका वेग, और B हो गया चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, और थीटा हो गया गतिशील आवेश के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। मेरे प्यारे बच्चों, आवेशित कण जो है, कोई भी पदार्थ किससे बना होता है? छोटे छोटे परमाणुओं से। और परमाणु किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और आवेश का प्रवाह क्या है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, अर्थात, और आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वह चालक चुंबकीय क्षेत्र में जब स्थित होगा तो उस पर भी कौन बल कार्य करेगा? तो लॉरेंज का चुंबकीय बल ही कार्य करेगा। लेकिन उस समय आपका जो यह फॉर्मूला है यह थोड़ा सा रूपांतरित हो जाता है। मान लीजिए हमारा यह मार्कर यही चालक है मेरे बच्चों, और ये जो रेखा है समानांतर रेखाएं, यह चुंबकीय क्षेत्र को सूचित करती है। और यही मान लीजिए हमारा चालक है, और इससे धारा इस दिशा में जा रही है। तो जब धारा इधर जा रही है तो चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? हमेशा धारा की विपरीत दिशा में, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है। ये सभी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं सभी ऐसे प्रवाहित होंगे इस दिशा में, लेकिन धारा मेरे बच्चों किधर जाएगी? इसके विपरीत। अगर चालक की लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र B है, और चालक के लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है, तो यह लॉरेंज का चुंबकीय बल BIL sin थीटा सूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी धारावाही चालक बल महसूस करता है, और कौन बल महसूस करता है? तो चुंबकीय बल महसूस करता है। और उस चुंबकीय बल को क्या कहते हैं? तो लॉरेंज का चुंबकीय बल कहते हैं। और वह बल किस पर निर्भर करता है बेटा? तो चुंबकीय क्षेत्र के मान,
चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, चालक की लंबाई और चालक की लंबाई के अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण पर। अर्थात अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा दिया जाए तो धारावाही चालक पर लगने वाला बल का मान बढ़ जाएगा। अर्थात इस चुंबकीय बल का मान किस पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र पर, चालक से प्रवाहित धारा पर और उसकी लंबाई पर और उसकी स्थिति। यह साइन थीटा बेटा, यह कोण जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ चालक की स्थिति को बतलाता है। अर्थात यह समानांतर हो जाए तो थीटा का मान 0 हो जाएगा और साइन 0 0, अर्थात उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। और यही जब लंबवत हो जाएगा तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 डिग्री 1 होता है। अर्थात इस स्थिति में धारावाही चालक पर लगने वाला बल महत्तम होता है। तो आप ऑब्जेक्टिव में पूछ दें कि धारावाही चालक जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल न्यूनतम होगा, महत्तम होगा, पूर्ववत रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा क्या उत्तर लगाएंगे मेरे बच्चों? महत्तम। और कितना? ये साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा तो आपका 1 का मान BIL, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और चालक में प्रवाहित धारा और उसकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मेरे बच्चों कि धारावाही चालक की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बढ़ा दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। जितना से लंबाई बढ़ाएंगे उतना गुना चुंबकीय बल बढ़ जाएगा। जितना धारा का मान बढ़ाएंगे उतना चुंबकीय बल का मान बढ़ जाएगा। जितना चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे उतना ही आपका चुंबकीय बल का मान बढ़ जाएगा मेरे बच्चों। और इसी के आधार पर फ्लेमिंग ने हमारा एक नियम दिया है जिसे हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इन्होंने बताया कि अगर कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है और उससे धारा बह रही है तो उस पर बल किस दिशा में कार्य करेगा। तो फ्लेमिंग ने क्या कहा मेरे बच्चों कि आप अपने बाएं हाथ के अंगूठा और तर्जनी, तर्जनी इसको बोलते हैं बेटा, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं फोरफिंगर या इंडेक्स फिंगर, ये थंब और ये मिडिल फिंगर को बोलते हैं मध्यमा। देखिए जैसा मैंने चित्र बनाया है, अगर इन तीनों को 90 डिग्री के कोण पर परस्पर लंबवत इस तरह से फैलाते हैं कि हमारा यह तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है और मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित धारा की दिशा को बतलाता है, तो अंगूठा हमेशा उस पर चालक पर, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बतलाता है। अर्थात मेरे बच्चों धारावाही चालक पर लगने वाला बल हमेशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत कार्य करता है। और यही हमारा बेटा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। यह आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखें, तो आप क्या लिखेंगे? यदि अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा चालक से प्रवाहित धारा की दिशा को सूचित करता है, तो अंगूठा हमेशा चालक पर लगने वाला बल, कौन बल? चुंबकीय बल की दिशा को सूचित करेगा। यही हमारा बेटा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। और इसी नियम के आधार पर पुनः मैं आपको ले आता हूं कि धारावाही बंद पास मतलब बेटा जो चालक चारों तरफ से आपका क्लोज हो। जैसे मैंने चित्र बनाया है, एक तार को एक आयताकार इस तरह से बंद पास के रूप में घेर दीजिए। यह जो है 4 भुजाएं हो गई, है ना, EFGH, EFG, GH और EH। ये एक आयताकार, चूंकि हमने इस चालक तार को ऐसे 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 लाकर अंततः पुनः प्रारंभिक बिंदु से जोड़ दिया, तो इस तरह का जो चालक का जो ज्यामितीय आकार है या करेंट लूप धारावाही बंद पास कहलाता है। यह हमारा लूप
इस तरह से वृत्तीय भी हो सकता है, अर्थात वृत्त जहां से शुरू किए वहीं से लाकर इसे जोड़ दिए, तो यह भी हमारा एक बंद पास का काम करता है। तो कोई भी बंद पास पर 4 भुजा है तो फ्लेमिंग के नियम के अनुसार इस भुजा पर बेटा इस तरह से बाहर की ओर लंबवत बल लगता है और इस भुजा पर लंबवत अंदर की ओर ऐसे बल लगता है और इन दोनों भुजाओं पर इस तरह से बल एक दूसरे की जो क्रिया रेखा है, बल की क्रिया रेखा दोनों एक ही दिशा में किंतु दिशा परस्पर विपरीत है, तो ये दोनों बल एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, अर्थात उन दोनों बलों का अब कोई रोल नहीं रह जाता। जैसे समझिए कि आयताकार एक धारावाही बंद पास है और यह बल बेटा ऐसे लग रहा है और यह बल इस पर ऐसे लग रहा है, तो यह इसको इधर खींचेगा और ये ऐसे, तो यह कागज का टुकड़ा जो है ऐसे घूमने लगता है, अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा जिसे हम लोग वामावर्त दिशा कहते हैं। अर्थात जब कोई धारावाही बंद पास चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उसमें घूर्णन गति उत्पन्न हो जाती है और उस घूर्णन गति को उत्पन्न करने के लिए ये जो मैंने पढ़ाया धारावाही चालक पर बल लगता है, लेकिन एक बल कभी भी घूर्णन गति उत्पन्न नहीं कर सकता। उसके लिए इसकी एक भुजा को एक किसी दीवार से या कब्जे से फिक्स होना चाहिए, लेकिन यह मुक्त है, अर्थात ये जो दोनों भुजाओं पर एक इधर और एक अंदर की ओर बल लग रहा है और ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो इन दोनों बलों को हम लोग बल जुग्म कहते हैं। और जब भी बल जुग्म किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसमें घूर्णन गति उत्पन्न हो जाती है मेरे बच्चों, और घूर्णन गति उत्पन्न करने वाले बल को बल आघूर्ण कहते हैं। और उस बल आघूर्ण को मेरे बच्चों हम लोग टाउ से सूचित करते हैं। ये टाउ और इसका मान होता है ए बी साइन थीटा, अर्थात अगर ये हमारा बंद पास की लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल ए बराबर एल गुना बी, और ये बी हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र और आई हो गया इससे प्रवाहित विद्युत धारा, और साइन थीटा हो गया कि इस चालक के तल पर लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। अर्थात यहाँ जो है आपने देखा कि एफ जो है अब बल आघूर्ण के रूप में परिभाषित हो गया। तो आपसे जब भी कोई प्रश्न पूछता है मेरे बच्चों कि धारावाही बंद पास जब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर क्या कार्य करता है, तो आप बोलेंगे बल आघूर्ण कार्य करता है। इस बल आघूर्ण से क्या होता है, तो उसमें घूर्णन गति उत्पन्न होती है, और यही आगे चलकर आपके विद्युत मोटर का सिद्धांत बना मेरे बच्चों। अर्थात विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि धारावाही बंद पास पर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बल आघूर्ण काम करता है, और इसी सिद्धांत के आधार पर बेटा विद्युत बेटा आपका घूमता है, और विद्युतीय ऊर्जा को या यांत्रिक ऊर्जा में जब भी घूमेगा तो गति उत्पन्न होगी, और गति उत्पन्न होगी तो गतिज ऊर्जा, अर्थात पहले उसकी ये साइन थीटा उसकी स्थिति ओरिएंटेशन को बताता है, उसकी दिशा को बताता है, यह धारावाही बंद पास चुंबकीय क्षेत्र में किस रूप में स्थित है, तो स्थिति के अनुसार उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, और जब वही स्थितिज ऊर्जा आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है और दोनों को संयुक्त रूप से हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत मोटर क्या करता है आपको, या वह व्यवस्था है या यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अर्थात आप विद्युतीय शक्ति का, विद्युतीय ऊर्जा का मशीन चलाने में या अनेक प्रकार के आप उपकरण को घुमाने का कार्य कर सकते हैं, और इसी का उपयोग मेरे बच्चों आपके घर में जो सीलिंग फैन विद्युत पंखा घूमता है, रेफ्रिजरेटर में जो उसका पंखा घूमता है, आपका मिक्सी जो घर में मम्मी जो आपका मसाला या चटनी पीसती है, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, MP3 प्लेयर, इन सबों में विद्युत मोटर लगा रहता है। अर्थात उनमें जो लगा यंत्र जो घुमा रहा है आपके चक्की को, उसको घुमाने वाला कौन है, या मोटर, और मोटर में घूर्णन गति कौन उत्पन्न कर रहा है, तो यह बल आघूर्ण। अर्थात
धारावाही जो अभी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से उसके अंदर हम लोग जो बंद पास जो चालक तार का बनाए हुए हैं जिसके कारण यह बल उस पर बल आघूर्ण के रूप में परिवर्तित होकर उसमें घूर्णन गति उत्पन्न करता है और उसके द्वारा हम लोग विभिन्न यांत्रिक कार्य संपन्न करते हैं। जैसे घर में मोटर लगा है जो जमीन से पानी को खींचकर आपके टंकी को पहुंचा देता है। आपको उदाहरण दे दिया, विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, MP3 प्लेयर, ये सभी बेटा किससे चलते हैं तो विद्युत मोटर से चलते हैं। और विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी धारावाही बंद पास बल आघूर्ण महसूस करता है और यही बल आघूर्ण उस बंद पास को घुमाता है और उससे जुड़ा कोई भी व्यवस्था उसमें घूर्णन गति उत्पन्न हो जाती है और उसके द्वारा हम लोग कोई भी यांत्रिक कार्य संपन्न करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में और एक महत्वपूर्ण घटना हमें बतलाया जिससे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यहाँ हमने देखा कि जो है विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से विद्युत धारा या विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इसके लिए इन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया मेरे बच्चों। एक धारावाही कुंडली को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया और उसके समक्ष एक क्षण चुंबक को लेकर जब आगे या पीछे किया तो पाता है कि गैल्वेनोमीटर का ये जो सूचक है कांटा वह विक्षेपित होकर आपको खट खट की आवाज आती है। यह बताता है कि कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो मैंने इसको किसी स्रोत से जोड़ा नहीं, सेल से जोड़ा नहीं, किसी विद्युतीय दोलक से जोड़ा नहीं, इसमें धारा कैसे उत्पन्न हो गई। तो ये चुंबक को आगे पीछे करने से मेरे बच्चों चुंबक से उस उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र जब इस कुंडली से गुजरती है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल या हम लोग विभव भी कहते हैं उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि धारा उत्पन्न होने के लिए विभवांतर चाहिए। जब तक विभवांतर नहीं होगा धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से इस कुंडली के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। किसकी प्रेरणा से तो चुंबक के गति की प्रेरणा से। इसीलिए इस उत्पन्न विद्युत वाहक विभव को हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर कहते हैं और उसके कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम लोग प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं मेरे बच्चों। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो है थी जिसे किसने प्रतिपादित किया, माइकल फैराडे ने। आपसे आपको पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का प्रतिपादक कौन थे, न्यूटन, यंग, है ना, ओम और फैराडे। तो आप क्या मानेंगे मेरे बच्चों, माइकल फैराडे। और इसी घटना के बाद बेटा हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण विद्युत मोटर के बाद विद्युत जनित्र, जनित्र माने जनने वाला, पैदा करने वाला ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं। अर्थात इसके बाद यह बेटा यह सिद्ध हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर हम लोग किसी धारावाही कुंडली को घुमाते हैं तो घुमाने का कार्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। इसीलिए उसमें संचित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा हो गई और वह जब घूमता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उसमें प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अर्थात उसमें विद्युतीय गुण, विद्युतीय क्षेत्र पैदा हो जाता है और इसी घटना को हम लोग बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसी के आधार पर हमारा यह विद्युत जनित्र कार्य करता है। और यह दो प्रकार का होता है। जब जनित्र से दिष्ट धारा जिसे हम लोग डीसी कहते हैं तो उस जनित्र को हम लोग डीसी जनित्र कहते हैं। और जब उससे प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग एसी जनित्र कहते हैं। और पुनः मेरे बच्चों फ्लेमिंग ने
इससे संबंधित भी आपको एक नियम दिया जिसे हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। चूंकि यह यांत्रिक गति पर आधारित है, अर्थात इन्होंने क्या कहा मेरे बच्चों कि अगर आप बाएं हाथ के जगह अपने दाहिने हाथ के मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस तरह से फैलाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को सूचित करता है और अंगूठा आपके धारावाही चालक की दिशा को सूचित करता है, तो मध्यमा हमेशा चालक धारावाही बंद पाश में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विभवांतर की दिशा को सूचित करेगा। इसे हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। अर्थात विद्युत जनित्र किस पर कार्य करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। और विद्युत मोटर किसके अनुसार करता है बेटा? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। और इस प्रकार मेरे बच्चों आपका जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आज समाप्त होता है। अब अगले क्लास में मैं आपको इससे संबंधित विद्युत धारा, चुंबकत्व और चुंबकीय प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसका सही उत्तर देना सिखाऊंगा। और थोड़ा सा नटशेल में ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बारे में मैं आपको बताऊंगा।